हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपना प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी पीजीटी का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पीजीटी के भी क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। 63 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और जो ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 करने के लिए आप रेडी रहिए और जुड़ जाइए मेरे चैनल से जल्दी जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी प्रैक्टिस सेट मैं बनाऊँ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और आप इस सेशन का फ़ायदा भी उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए डियर, इससे पहले अगर आप मेरा ये तीसरा पहली बार देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 63 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। तो 2 मिला के यानी कि लगभग 135 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं हम लोग। कितने? 135 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं इसके पहले। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप या प्ले लिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो आज का ये थर्ड पार्ट है। तो आज का थर्ड पार्ट के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है। तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए में है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना, या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग जो है ये इनमें से मतलब इन चारों में से कौन सा कार्य ऐसा है जो चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता। सिंपल सी बात ये है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए, चलिए ऑप्शन जल्दी से जल्दी आप बताइए, और कमेंट सेक्शन में क्लियर कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो इसका आपको आंसर ही राइट हो जाता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो होता है ये चुनाव आयोग का नहीं होता है। किसका नहीं होता है? ये चुनाव आयोग का नहीं होता है। तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि इसकी अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। और संबंधित राज्य में अगर जारी करना हुआ तो राज्यपाल करेगा। अगर केंद्र में जारी कर रहा है तो राष्ट्रपति करेगा। अगर संबंधित राज्य में करना हुआ तो राज्यपाल जारी करता है। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेट में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और स्टेट में राज्यपाल किया, और केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति करना है। क्या जारी करते हैं? ये चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इससे फ्रेंड, ये पूरे चांस है एग्जाम में आने के। तो इस सेशन से आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या फिर वैधानिक प्रक्रिया है, या फिर अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है। तो देखिए इनमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका ऑप्शन कौन सा राइट होता है। ऑप्शन राइट इसका बी होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। क्या माना जाता है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो भारत पे किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है महाभियोग? आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है संसद के 2/3 बहुमत से। ठीक है, संसद के 2/3 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। और कितने दिन पहले जो है राष्ट्रपति को इसकी मतलब सूचना देना होता है कि आप पे जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है कि तो 15 दिन या 14 दिन पहले जो है इसको एक सूचना दे दिया जाता है राष्ट्रपति को, आप पे जो है महाभियोग लगाया जाएगा। आर्टिकल कितने में है? 61 में है। तो कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? तो इनमें से कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में से कौन सा निम्न में सही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल कर सकते हैं।
तो आपको इसमें सही बताना है, बट इन सब ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है आपको गलत दिए होंगे, बस एक ही ऑप्शन आपको राइट बताना है। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते जबकि राज्यपाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं। तो इनमें राइट आंसर क्या होगा डियर, आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। तो देखिए राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, कोई भी अपराधी अगर मृत्युदंड पाया है तो वो क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति, या फिर उसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है आपका, आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा का क्या होता है, बी। जबकि अगर राज्यपाल की बात करता है तो राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सेना न्यायालय का जो यहाँ पे जो बताया गया है मार्शल द्वारा, मार्शल यानी कि सेना के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, इस प्रयोग का मंत्रिपरिषद के परामर्श करता है, ठीक है। राष्ट्रपति ऐसे थोड़ी माफ़ कर देगा, वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही वो उसको माफ़ करेगा। और जो कानून बनाए जाएंगे वो मार्शल कानून, ये भी संसद के परामर्श के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात ये समझना है आपको, राष्ट्रपति ही केवल जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, न कि राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ये सुमेलित करना है आपको डियर। तो निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे आपको केयर करना है कि नहीं है। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन दल विदल निरोधक कानून बना। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखिए बात किया जाए तो 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2002 में हुआ था, और 2002 में हुआ था तो इसमें जो है संशोधन किया गया कि 19 जनगणना के अनुसार सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य में आवंटित लोकसभा की सीटों के बारे में बताया गया था, जबकि केंद्र राज्य संबंध नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित है कि सीटों का बंटवारा से संबंधित किया जाता। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था आपका मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दल बदल निरोधक कानून। 73वां में आपका जोड़ा गया था पंचायती राज, ठीक है। तो ये सब सही है, बस आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ये, यानी कि 84वां संविधान संशोधन गलत मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है। ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है, दोनों हैं, कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो आप कभी भी देखेंगे प्रैक्टिस सेट कोई भी उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ या फिर और रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सही कर पाए हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ये न्याय योग्य नहीं है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। तो न्याय योग्य नहीं है मतलब इसको न्यायालय में आप लेके नहीं जा सकते हैं। जिसका मतलब ये भी समझिए न्याय योग्य क्यों नहीं है। न्याय योग का इसका मतलब न्यायालय यानी कि कोई भी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय हो, वो इसके लिए आपको सरकार को बाध्य नहीं कर सकती। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार ये जो राज्य निर्देशक तत्व हैं ये लागू करे या फिर ना करे, इसके लिए हम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, इससे हमको न्याय नहीं मिलना है। तो ये दार्शनिक के पक्ष में आता है, ठीक है। तो ये न्याय योग्य नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। बस आपको समझना क्या है कि न्याय योग्य क्यों नहीं है, ये मतलब आपको आना चाहिए कि ये हम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, और ना ही कानून हमको इससे राज्य को बाध्य कर सकता है कि ये लागू किया जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। 445 है, 392 है, 546 है या फिर 395 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ।
अगर देखिए अनुच्छेदों की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद भारतीय मूल संविधान में है। भारतीय मूल यानी कि जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। अगर वर्तमान की दृष्टि से पूछता है तो लगभग आपके 445 अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन बनता है कि केवल पूछे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है तो आपको 395 ही बताना है, तो आपका डी होगा। बट अगर पूछे वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में तो आपको 445 के नियर अबाउट बताना है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? भारतीय नागरिकता को कौन सी धारा स्पष्ट करती है? यानी कि आर्टिकल धारा 333 से 337 तक, धारा 17 से 20 तक, धारा 5 से 11 तक, धारा 1 से 40 तक। तो इसमें से आपको बताना है कि नागरिकता यानी कि भारतीय नागरिकता के बारे में स्पष्ट संविधान में कौन सी धारा यानी अनुच्छेद जो है वर्णन करता है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका। और 7 का आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आर्टिकल जो है 5 से 11 यानी कि संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक जो है 5 से 11 तक जो है अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है अब इसमें से एक चीज़ निकल के ये आ रही है बहुत अच्छी, नागरिकता अधिनियम। यानी कि नागरिकता अधिनियम की बात अगर करता है आपसे, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम बना था, जो कि 5 से 11 तक के अनुच्छेद रखे गए थे। ठीक है, 5 से 11 तक इसमें अनुच्छेद रखे गए थे और नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया था भारतीय संसद द्वारा। ये बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। भारतीय माउंट योजना आधार बनी थी ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता का हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो ये पूछ रहा है कि माउंट बेटन योजना जो थी वो किसका आधार बनी थी? आपको बताना है देश के विभाजन का या फिर सांप्रदायिक समस्या के निदान का, सत्ता के हस्तांतरण का या ब्रिटिश शासन की निरंतरता का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप ऐसे जनरली तुक्का मार के नहीं कर पाएंगे, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते होंगे तो ये जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो माउंट बेटन योजना आई थी वो देश के विभाजन के लिए आई थी। ठीक है, जिसका माउंट बेटन योजना देश के विभाजन की बात कर रहा था। क्यों कर रहा था? तो देखिए लॉर्ड माउंट बेटन, जो लॉर्ड माउंट बेटन थे ये वायसराय थे, बनाकर भारत भेजा गया था। ये भारत में आए थे, लॉर्ड माउंट बेटन जो थे ये वायसराय बन के आए थे भारत में, और ये 1947 को भारत पहुँचे और लॉर्ड माउंट बेटन ने 1947 को कार्यभार संभाला था। तो इन्होंने क्या किया, भारत की स्थिति का जो लॉर्ड माउंट बेटन थे स्थिति का मतलब विवेचन किया, अध्ययन किया, और इन्होंने पाया कि सांप्रदायिक दंगे और अधिक विकराल रूप जो है भारत में विद्यमान है। तो इन्होंने क्या काम किया कि 15 अगस्त 1947 को निश्चित की कि विभाजन, ये चाह रहे थे कि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन किया जाए, जैसे कि हिंदुओं का अलग राज्य हो जाए, मुस्लिमों का अलग राज्य हो जाए। तो इस वजह से जो है लॉर्ड माउंट बेटन यही आधार रखे थे कि देश का विभाजन करके जो है इनका सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। तो ये आपको याद रखना है कि माउंट बेटन योजना का आधार क्या था, देश के विभाजन का। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन जो थे, इनकी अध्यक्षता में आया था ये 1947 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? वी.एन. राव थे या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, अबुल कलाम आज़ाद थे या फिर जगजीवन राम थे? तो कानून मंत्री आपसे पूछा जा रहा है तो कौन थे? तो कानून मंत्री कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका राइट होता है, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, देखिए कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर बने थे और इन्होंने संविधान निर्माण का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। कानून प्रारूप और संविधान के निर्माता भी डॉक्टर अंबेडकर ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं दे दे रहा हूँ नीचे, दलित पैंथर्स। तो कौन सा था, इसको आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो 10 का आपका ऑप्शन राइट हो जाता है डी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो थी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या थी, स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। तो कौन सा दल था, तो दल इनका था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक दल था। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसका दल था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 में क्या पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का अंततः वापस लिया गया था, कब लिया गया था, पार्टी के दिशा निर्देशों पर, या चौरी चौरा के हिंसक वारदात के कारण, या ब्रिटिश सरकार के शांतिपूर्ण समाधान हेतु, या सरकार द्वारा दमनकारी कार्रवाई के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आपको करना है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है 11 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए चौरी चौरा में जो हिंसक वारदात हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था, 5 फरवरी 1922 को जो है क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये आपके गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। गोरखपुर में चौरा चौरी नामक एक जगह है जहाँ पे जो है कुछ पुलिस वालों यानी कि अंग्रेज पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके जला दिया गया था हमारे आंदोलनकारियों द्वारा। इससे गांधी जी जो है बहुत पीड़ित हुए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के आता है इसमें से, ठीक है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये भी तो आपको जानना चाहिए, ये जानना चाहिए आपको 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, ये तो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, अब वापस कब लिए थे ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो 12 फरवरी को इन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे 1922 को। तो जब वही कांड हुआ तो वही वापस ले लिए। तो इसमें वापस और चौरी चौरा कांड में दोनों डिफरेंस डेट है, बस 5 फरवरी को ये कांड हुआ, फिर 12 को उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने किया था, तो आपको बताना है, ठीक है। ये हुम है, WC बनर्जी हैं, कदम्बनी गांगुली हैं, या फिर आनंद मोहन बोस हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और ये अध्यक्षता कब की गई थी, आपको पता होगा कि 1985 में, 1985 नहीं 1885 में किया गया था। कब किया गया था, 1885 में जो किया गया था, दिसंबर 1885 में। तो दिसंबर 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। और ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई हुआ था। कब किया गया था, दिसंबर 1885 में किया गया था। कौन अध्यक्ष थे इसके, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, लगभग 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और बम्बई में किया गया था। तो अब मैं एक तथ्य आपको और बता दूं, बम्बई में तो किया गया था, बम्बई का एक जगह का नाम है गोकुल दास तेज, गोकुल पूछ सकता है आपसे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। किस विद्यालय में आयोजित किया गया था, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था, संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं डियर, तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके लिए कितना यूजफुल होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह कथन किसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रसिद्ध क्वेश्चन, ये सब कोटेशन है कि एक व्यक्ति जो है अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति को
हानि को नहीं भूल सकता है, या पैतृक संपत्ति को वो कभी नहीं भूल सकता है। किसका कोटेशन है? मैकियावेली हैं, या फिर हॉब्स हैं, या लेनिन है, या फिर माओ हैं? कौन से हैं? बहुत ही प्रसिद्ध ये कोटेशन है। ये कोटेशन आपको तो सही करना ही चाहिए, ठीक है। तो मैकियावेली ने कहा था, मैकियावेली ने ही कहा था कि अपने जो व्यक्ति है वो अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है, लेकिन पिता की संपत्ति को वो नहीं भूलता है। तो ये किसने कहा था? मैकियावेली। हॉब्स को क्या कहा जाता है? हॉब्स हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। निरंकुश संप्रभुता किसके जनक हैं? हॉब्स माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान थे। गैर राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। रजनी कोठारी थे, घनश्याम शाह थे, योगेंद्र यादव थे, अमित वाविस्कर थे। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है डियर ऑप्शन ए कि रजनी कोठारी जो थे वो गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? दिए गए अभिकथन को ए से के रूप में है, दूसरे कथन का कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम.एन. राय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। ये कह रहा है कथन कि एम.एन. राय जो थे, मानवेंद्रनाथ राय जो थे, वो मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किए थे। इसका कारण था इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, कथन सही है, कारण क्या सही है, गलत है, क्या इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चलिए अब बताइए आप। तो इसमें से ऑप्शन सी कह रहा है कि ए सही है बट आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा विकल्प सही है, ये आपको टिक करना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका ए राइट हो जाता है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कवर करते हैं। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित अतीत एवं वर्तमान का बीचों बीच है। ये कथन किसका है? जेस ब्राउस का है, पी जेने का है, एलेक्सी द टॉगविल का है, आइवर ब्राउन का है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही होता है आपको बताना है। 16 का ऑप्शन राइट हो जाता है ए, ये जेस ब्राइस का है। जे ब्राइस का जो कथन है यही है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में प्रस्तुत की? तात्विक या दर्शनात्मक, राजकतावादी, इच्छा स्वतंत्रवादी, सामाजिक लोकवादी, सामाजिक उदारवादी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में प्रस्तुत किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है, ठीक है। दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है किसको? महात्मा गांधी को। इनके साथ साथ टॉलस्टॉय को भी कहा जाता है। तो टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18, ठीक है। 18 देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से है, राजनीति शास्त्र से है, समाजशास्त्र से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है, राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य से राजनीति शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है। और देखिए कौटिल्य द्वारा ये 2वीं-तृतीय शताब्दी में
की गई थी। इसकी रचना जो है अर्थशास्त्र की 2वीं-3वीं शताब्दी में की गई थी और इसमें 15 भाग हैं। अर्थशास्त्र में कितने भाग हैं? 15 भाग हैं। 150 अध्याय हैं। 150 अध्याय हैं। और बात की जाए तो अधिकरण की 180 अधिकरण इसमें दिए गए हैं। 180 अधिकरण इसमें दिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। और ये इसका मुख्य संबंध जो है शासन कला से है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है? शासन कला से है। इसका मुख्य संबंध किससे है? शासन कला से है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। 19 में कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? कौटिल्य के अनुसार जो मंत्रिपरिषद थे उनकी मंत्रियों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती थी? योग्यता के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, राजा की अनुकंपा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 19 का आपका राइट हो जाएगा। राइट ये हो जाएगा क्वेश्चन, योग्यता के आधार पर। यानी कि कौटिल्य की जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती थी मंत्रियों की, उसमें योग्यता के आधार पर किया जाता, ना कि राज्य की अनुशंसा पर या फिर वंशानुगत पर। ऐसा कुछ भी नहीं था, बट जो जैसा योग्य होता था उसी अधिकार के रूप में उसको उस पद पर प्रदान किया जाता था। ये देखिए बहुत ही फेमस कोटेशन है। मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक और सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास हो। उपयुक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का था? तो किस राजनीतिक विचार एम के गांधी का था, बर्ट्रैंड रसल का था, जे.एस. मिल का था, कार्ल मार्क्स का था? तो 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है ये आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन राइट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। एम के का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। काफ़ी टाइम हो रहा है तो कवर करते हैं हम लोग प्रयास करेंगे कि 63 क्वेश्चन कवर कर ले जाएं। तो चलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग कवर करेंगे और व्याख्या में बाद में करता रहूँगा। आगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको बताता चलूँगा। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, लाइक भी करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा ये कमेंट जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना लिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? मैक्सी का है या फिर हंट का है, लेनिन का है या फिर लॉस्की का है? किसका ये कथन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 21 का आपका राइट हो जाएगा भैया, लॉस्की का ये कथन है। किसका कथन है? लॉस्की का। देखिए मार्क्स और लेनिन ने इन्होंने साम्यवाद से संबंधित है। मार्क्स और लेनिन को पूछा जाएगा तो ये साम्य यानी कि राज्यविहीन समाज की बात करते हैं, यानी कि राज्य को ये नहीं मानते, राज्य को ये समाप्त कर देना चाहते हैं और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करने के पक्षधर में हैं। तो ये कथन जो उन्होंने कहा कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली, तो ये लॉस्की द्वारा प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, किसके द्वारा है? लॉस्की द्वारा दिया गया ये प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, तो मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मार्क्स को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है या फिर कार्ल मार्क्स का है या लॉस्की का है या फिर मुसोलिनी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका कार्ल मार्क्स। यानी कि जो पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे, कौन कर रहे थे? कार्ल मार्क्स कर रहे थे। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स जो थे इस साम्यवादी व्यवस्था के पक्षधर माने जाते हैं और राज्य के विरोधी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही। महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। और मुसोलिनी को जो होता है फांसीवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को, जो कि इटली में इन्होंने किया था इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद निर्णायक तत्व क्या है? धन तथा संपत्ति का समान वितरण, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, आय में समानता तथा शोषण का अंत, सामाजिक न्याय। तो वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए जल्दी जल्दी इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 23 का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन के साधनों पे सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब उत्पादन के साधन पे सभी का स्वामित्व हो जाएगा तो ना सभी लोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो पूंजीपति है गरीबों का शोषण कर रही है, जब गरीबों के पास उसके स्वामित्व आ जाएगा तो वो उनका शोषण नहीं कर पाएंगे और सभी लोग समान हो जाएंगे। इसीलिए साम्यवाद की स्थापना करने के पक्षधर में कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। और ये वैज्ञानिक समाजवाद के निर्णायक, ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कार्ल मार्क्स को माना जाता था। कार्ल मार्क्स का क्या मानना था, उत्पादन के साधनों में किसका स्वामित्व हो जाना चाहिए, सामाजिक स्वामित्व हो जाना चाहिए, यानी कि सबका स्वामित्व हो जाना चाहिए, केवल पूंजीपतियों का स्वामित्व नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे किसान और गरीब का भी स्वामित्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्तम कृत रचना है, नॉर्मन बेलबॉम, हर्बर्ट मार्क्यूज, संत अगस्टीन या निकोलस मैकियावेली। बहुत ही ये फेमस है, इसको आपको बता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी है आपका मैकियावेली द प्रिंस की पुस्तक है। और देखिए सर्वप्रथम राज शब्द का प्रतिपादन करने वाले भी माने जाते हैं, कौन, आपके मैकियावेली। राज शब्द की सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला विचारक कौन माना जाता है, मैकियावेली माना जाता है, जो कि उन्होंने अपने द प्रिंस में राज शब्द का उल्लेख किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपको याद रखना है। आधुनिक राज्य के निर्माता भी यही माने जाते हैं, मैकियावेली। इनका जन्म 1469 में हुआ था, ठीक है, 1469 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, सत्य नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप टीजीटी पीजीटी का फिर साल पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको केयरफुली देखना है कि कांट का है, रूसो का है, बोसांके का है, टी एच ग्रीन है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाता है। कि कौन सा राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। टी एच ग्रीन जो है क्या है, सत्य नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ठीक है। इसी तरह से घुमा के कोई ये कोटेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सत्य नहीं इच्छा यानी कि राज्य की इच्छा शक्ति नहीं, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इस तरह से बन सकता है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, बट यहाँ पे दिया है शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। ये थोड़ा उससे घुमाया है, बट आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। 26 में दिया गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना एक कल्पना है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये कथन किसका है, जे.एस. मिल का है, टी.एच. ग्रीन का है, लास्की का है या जी.डी.एच. कॉल का है। तो यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, फिर आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यानी कि जब तक आप आर्थिक समानता नहीं करेंगे तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं है, ऐसा किसने कहा था। तो 26 का आपका राइट हो जाएगा, किसने कहा था ये। अगर देखिए आर्थिक समानता की बात करता है तो आप समझ जाइएगा कहाँ कौन कर रहा है, जी.डी.एच. कॉल कर रहा है। आर्थिक का नाम आ जाएगा तो जी.डी.एच. कॉल के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, या फिर किससे जुड़ा रहता है, जी.डी.एच. कॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने आत्मपरक तथा परमात्म परक आचरण के मध्य अंतर किया, जे.एस. मिल, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, इनमें से कोई नहीं। इनमें किसने, ये क्वेश्चन बता रहा है कि आत्मपरक तथा परमात्म परक आचरण के मध्य अंतर किया था। तो जे.एस. मिल थे, जेरेमी बेंथम थे, जे.एस. मिल थे, जेम्स मिल थे। देखिए यहाँ पे दो दिया गया है, जेम्स मिल और जे.एस. मिल, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें मिल तो थे, बट कौन से मिल थे ये आपको परेशान कर सकता है कि जेम्स मिल थे कि जे.एस. मिल थे। तो चलिए इन दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है, ये समझ लीजिए आपके लिए 50-50 का चांस मिल गया है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ,
ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। और इतना भी मैं बता दूं, इसमें से दोनों रिलेटिव हैं, यानी कि पिता पुत्र का संबंध है इन दोनों में। कौन पिता है कौन पुत्र है ये आपको अब बताना है। तो कमेंट सेक्शन में डियर कमेंट करिएगा आप 27 क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा। जेएस मिल होंगे या फिर जेएस मिल जो आत्मपरक और परमात्म परक आचरण में अंतर किया था। ये इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। 28, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? बार्कर का, सेवाइन का, अरस्तु का, मैक्सी का। तो क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, तो ये कौन कहा था? ये आपके कहे थे अरस्तु ने। क्रांति का कारण क्या है? असमानता अगर होगी तो क्रांति होगी। तो क्रांति के पक्षधर में कौन थे? ये अरस्तु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया था? जॉन राल थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे, एडमंड बर्ग थे, वेंथम थे। तो रूसो के पश्चात यानी कि रूसो जो थे सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया था। रूसो के पश्चात कौन किया था? रूसो तो किए थे, इसके बाद कौन किया था ये आपसे पूछा जा रहा है 29 का। तो जॉन रॉल्स ने किया था। कौन किया था? जॉन रॉल ने जो है रूसो के पश्चात जो है राजनीति में सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, देखते हैं 30। ये रहा आपका 30 क्वेश्चन। चलिए 30 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधार्मिकता भरी हो। बहुत ही प्रसिद्ध है ये कोटेशन है कि लेवियाथन की प्रति को जलाते हुए उसने कहा कि मैं कभी कोई ऐसी पुस्तक पढ़ी ही नहीं, देखी ही नहीं जिसमें इतना राजद्रोह और देशद्रोह का अधार्मिकता भरी हो। तो कौन जलाया था और कौन कहा था ये आपको बताना है। क्रॉमवेल थे, क्लेरेंडन थे, बर्ग थे, सीई वाहन थे। तो 30 का आपका राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्लेरेंडर। ये बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है। क्लेरेंडर ने जो थी लेवियाथन, यानी कि लेवियाथन किसका था? हॉब्स का था। किसका था? हॉब्स का था। हॉब्स का ये प्रसिद्ध ग्रंथ था। किसका? लेवियाथन, हॉब्स का प्रसिद्ध ग्रंथ था, जिसको जलाते हुए क्लेरेंडर ने कहा कि मैंने कभी ऐसी पुस्तक पढ़ी ही नहीं, देखी ही नहीं कि जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधार्मिकता भरी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। 31 में रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य के कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती। तो इसमें से पूछ रहा है डियर आपको सही नहीं है, यानी कि इसमें 3 बातें सही बताई गई हैं, 1 बातें आपको गलत बताई गई हैं, वही आपको खोजना है, ठीक है। 31 का, तो 31 का ये सबकी इच्छा है, ये सबकी इच्छा, नो, ये सबकी इच्छा नहीं हो सकती। जो रूसो की समान इच्छा थी वो सबकी इच्छा नहीं थी। क्या था? समान इच्छा तो थी सबकी। ये कहना था सबकी इच्छा व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए जिसके कारण विशेष इच्छाओं का योग मात्र है, परंतु समान इच्छा केवल सार्वजनिक हित का ध्यान रखती है। सबकी इच्छा थोड़ी ना, सबकी इच्छा से जो है उसका यानी कि रूसो की समान इच्छा का भाव था, यानी सबके कल्याण की भावना को ध्यान में रख के ही वो क्या किया, यह सदैव सही होती है। समान इच्छा सदैव सही थी, यह राज्य के कानून की रिश्ता, यह सदैव जनहित में होती थी। ये देखिए, ये सदैव जनहित में होती थी, सबकी होती। अगर सबकी व्यक्तिगत इच्छा होने लगेगी तब तो ये इसकी समान इच्छा ही नहीं रह जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। ये कथन है, दूसरा कारण है, अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। कारण है, दास्ता मालिक तथा दास दोनों के मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो देखिए क्या ये कोटेशन आपके लिए सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ये आपको बताना है। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। कौन सा सही है इसको आप कमेंट करिए जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। क्या राइट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए।
यानी कि कथन आर एक दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्यों कर रहा है तो देखिए नीचे दिए गए दो कथनों में देखिए अरस्तु दास्ता का उचित, अरस्तु जो है दास्ता को प्राकृतिक बता रहा था, अरस्तु जो था स्वामी और दास को बता रहा था कि, और दास को जरूरी बता रहा था, और दास को वंशानुक्रम यानी कि प्राकृतिक बताया था कि यानी कि राजा के लिए दास का होना अनिवार्य होता है और ये जन्मजात होता है। वहीं बात कर दास्ता मालिक और दास दोनों के लिए उपयोगी है, और ये कह रहा था कि दास जो होते थे वो मालिक के लिए उपयोगी होते थे, यानी कि जो मालिक के सारे कार्य होते थे वो दास करते थे, जिससे दास को सोचने का टाइम मिलता था और वो बुद्धिमत्तापूर्ण से जो है अन्य कार्यों में अपना समय व्यतीत करते थे जो समाज के हित में होता था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। कार्ल पॉपर की रचना, कार्ल पॉपर की रचना एंड इट्स एनिमीज, किसकी रचना है? कार्ल पॉपर की क्या रचना है? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा करता है? हेगेल और कांट की, कार्ल मार्क्स और वेबर की, प्लेटो हेगेल मार्क्स या फिर प्लेटो अरस्तु की। तो कार्ल पॉपर जो है आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़े आलोचक भी माने जाते हैं कार्ल पॉपर, ठीक है। कार्ल पॉपर एक बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। तो इनकी बुक का नाम था ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो इन्होंने प्लेटो को एक बात ये भी कहा था, प्लेटो को इन्होंने क्या कहा था? मुक्त समाज का दुश्मन कहा था। मुक्त समाज का दुश्मन कहा था किसको? मुक्त समाज का दुश्मन किसको कहा था? प्लेटो को कहा था। किसको कहा था? प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन प्लेटो कार्ल पॉपर ने कहा था, ठीक है। दुश्मन कहे या शत्रु कहे। और इनके अनुसार प्लेटो हेगेल और मार्क्स, इनके हिसाब से देखा जाए तो प्लेटो हेगेल और मार्क्स जो थे सर्वाधिकार का दार्शनिक प्रेरता कहा जाता है। इसलिए तो देखिए प्लेटो को इन्होंने मुक्त समाज का दुश्मन कहा, ठीक है। और हेगेल भी ये क्या थे? राज्य के विरोधी थे। प्लेटो भी राज्य के विरोधी थे। तो मार्क्स भी राज्य के विरोधी, सॉरी ये हेगेल राज्य के विरोधी नहीं थे बट मार्क्स भी राज्य के विरोधी थे। तो कार्ल पॉपर ने इन तीनों विचारकों की आलोचना किया था और ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज में निम्नलिखित में मीमांसा किया था, इनकी मतलब मीमांसा किया था। तो ये प्लेटो जो थे ये राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र के विरोधी थे, राज्य के विरोधी नहीं थे। लोकतंत्र के विरोधी थे, राज्य के विरोधी मार्क्स थे। और हेगेल जो थे एक दार्शनिक माने जाते हैं। प्लेटो भी एक दार्शनिक ही माने जाते हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की थी? 1800 व्यक्ति, 5000, 40, 10,000, 20,000। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है। 5000, 40 जो है प्लेटो ने नागरिकों की संख्या मानी थी, जबकि अरस्तु ने 10,000 माना था। अरस्तु ने कितना माना था? 10,000 माना था। रूसो ने 1 लाख जनसंख्या या फिर 10,000 नागरिक माने थे रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सिद्धांतकारी था कि जिसने सरकारों को एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो सुव्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? प्लेटो, ओदा, मैकियावेली, अरस्तु। तो अरस्तु ने सबसे पहले जो है सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने? प्लेटो ने किया था। तो प्लेटो ने किया था और प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। सॉरी प्लेटो नहीं, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। प्लेटो को आदर्श राजनीतिक दार्शनिक का पिता माना जाता है, यानी कि दार्शनिक राजनीति का जनक किसको माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है, ठीक है, दार्शनिक राजनीति का। जबकि राजनीति शास्त्र का या राजनीतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ये अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने ही सुव्यवस्थित वर्गीकरण संविधान का प्रस्तुत किया था, सरकारों का प्रस्तुत किया था। और बोधा को संप्रभुता का जनक माना जाता है। बोधा को किसका जनक माना जाता है? संप्रभुता का जनक किसको माना जाता है? बोधा को। इनकी बुक थी 6 बुक कंसर्निंग जस्टिस। और मैकियावेली को क्या माना जाता है? मैकियावेली जो प्रिंस में राज्य शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। मैकियावेली जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में दिया था राज्य को। दोहरी नागरिकता प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है, कनाडा और भारत में।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, भारत और यूएसए में, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक ही नागरिकता है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। आपको भारतीय हैं तो भारतीय हैं, राज्य आपको अलग से नागरिकता नहीं देता है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। सिंपल सी बात। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बचता है, तो कनाडा में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था, एकल नागरिकता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद आपका बचता है स्विट्जरलैंड और अमेरिका। अमेरिका में आपको पता होना चाहिए कि दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता माना जाता है अमेरिका में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उदारवाद समर्थन करता है राज्य के न्यूनतम कार्य का, राज्य के अधिकतम कार्य का, राज्य के सीमित कार्य का, राज्य के किसी कार्य का नहीं। तो उदारवाद किसका समर्थन करता है ये आपसे पूछा जा रहा है 37 का। तो 37 का मैं बता दूं आपका, 37 का आपका सी राइट हो जाएगा कि उदारवाद राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। ठीक है, उदारवाद राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। नाजीवाद का जनक कौन था या थी? तो हिटलर थे, या फिर लेनिन थे, मुसोलिनी थे, या फिर इंदिरा गांधी थी। नाजीवाद का जनक कौन माना जाता है? इसके पहले मैंने आपको बताया था, मुसोलिनी को जो है फांसीवाद का जनक माना जाता है। फांसीवाद का जनक किसको माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। कहाँ किया था? इटली में किया था। और यहाँ पे हिटलर जो होते हैं आपके, ये नाजीवाद के जनक माने जाते हैं। नाजीवाद के जनक माने जाते हैं, जर्मनी में इन्होंने किया था। ठीक है, और ये नस्लवाद के भी मतलब इन्होंने, ये जर्मनी के जो नाजी है, नाजी ये जात थी, इन्होंने अपने ही नस्लवाद के नाम पे ही जो है नाजीवाद का स्थापना किया था, जो कि फांसीवाद से संबंधित है, हिटलर का। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, यथावाद। यानी कि जो मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था, इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या भी किया था, वर्ग संघर्ष भी दिया था, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत भी दिया था, बट यदवाद्यम ये नहीं दिया था, यदमात्यम ये नहीं दिया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न से किस रूप में भी जाना जाता है? यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद निम्न रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। ये आपको पता होगा, मैंने इसके पहले ही बता दिया था कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता माना जाता है। अराजकतावादियों में देखिए नाम आता है उनका, क्या नाम? कुरपाटकिन का। बापनिन और कुरपाटकिन का नाम आता है, अराजकतावादी माने जाते हैं। ठीक है, उदारवाद के जनक, उदारता या उदारवाद के जनक लाक माने जाते हैं। मार्क्सवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और फांसीवाद के जनक जो है माने जाते हैं मुसोलिनी। नाजीवाद के जनक कौन माने जाते हैं? हिटलर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं। 41 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? कौन सी पद्धति श्रेष्ठ मानी जाती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी मानी जाती है? मैं इसका आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होती है, ये अल्पसंख्यकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। कौन सी पद्धति मानी जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? ये कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की ओट में या आड़ में नौकरशाही फलती फूलती है? ये किसने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है 42। तो 42 का क्वेश्चन राइट हो जाता है आपका रेमजे मेयर। ये कहा था, रेमजे मेयर ने कहा था कि संसदीय शासन व्यवस्था के आड़ में, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में जो है नौकरशाही फलती फूलती है। किसने कहा था? रेमजे मेयर ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा जो है लेनिन से संबंधित है। और आपको बताना है कि लेनिन कौन से लोकतंत्र की बात करते थे, ये भी आपको बताना है। मैं इतना बता दिया हूँ, जनवादी लोकतंत्र किससे संबंधित है? लेनिन से संबंधित है। तो लेनिन से थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दिया है, तो आपको बता देना चाहिए। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं है। तो 43 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये आपको बताना है। मैंने ही आपको बताया था कि लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा जो थी, उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया था लेनिन ने। लेनिन ने व्यवहारिक रूप प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था?
लेनिन ने व्यवहारिक रूप प्रदान किया था मार्क्सवाद को। ठीक है, तो मार्क्सवाद में व्यवहारिक रूप प्रदान किया और जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा भी लेनिन ने ही इसका प्रतिपादन किया था, जनवादी लोकतंत्र का। तो अगर आपसे पूछता है कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किसने संबंधित है, तो लेनिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेनिन से संबंधित है। लेनिन किसके समर्थक थे? यानी कि लोकतंत्र मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते हैं, जबकि मार्क्सवाद को उन्होंने व्यवहारवादी रूप प्रदान किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी किसके लिए होती है? राज्याध्यक्ष के प्रति होती है, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति होती है, न्यायपालिका के या फिर विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि कार्यपालिका यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 44 का आपको बताना है। तो ये विधायिका के प्रति होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। विधायिका के प्रति कौन जिम्मेदार होता है? संसदीय सरकार जो होती है वो कार्यपालिका के समस्त कार्यों को जो है विधायिका के द्वारा ही बनाया जाता है, तो विधायिका के द्वारा ही वो क्या होती है? उत्तरदायी मानी जाती है, जिम्मेदार मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। देखिए, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है ये भी मैं आपको बता दूं। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जबकि राष्ट्रपति के नाम पे जो है प्रधानमंत्री इसके सारे कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। ये अभी आपको मानना है। और राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख होता है। ठीक है, वास्तविक प्रधान माना जाए या फिर व्यवहारिक कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति के नाम पे प्रधानमंत्री करता है, जो संसदीय कार्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। अध्यात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है, कैसा होता है? अध्यात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति कैसा होता है? राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है, शासन का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। अध्यात्मक प्रणाली जो कि आपको पता होगा कि अमेरिका में है अध्यात्मक प्रणाली। कहाँ पे है? अमेरिका में है अध्यात्मक प्रणाली है। तो वहाँ पे किस राष्ट्रपति कैसा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाता है। राइट आंसर आपका 40 का ए हो जाता है। 45 का ये हो जाता है, यानी कि राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान कौन बन जाता है? राष्ट्रपति ही रहता है। वहाँ राज्य एवं शासन का दोनों का प्रधान कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है। यानी कि उसमें जो है नाम मात्र कार्यपालिका की अवधारणा का अभाव होता है। राष्ट्रपति प्रमुख होता है और राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। वहाँ पे प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ पे राष्ट्रपति ही सब कुछ सर्वे सर्वा होता है। वही जो है मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। कहाँ पे करता है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। कानूनी उच्चता द्वारा निम्नलिखित को दिया गया आदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ऑस्टिन का है, सालमन का है, विल्सन का है या फिर ग्रीन का है। तो कानून उच्चता द्वारा निम्नलिखित को दिया गया आदेश है, ये आपको बताना है। तो ये 47 का आपका 46 का आपका राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने कहा कि कानून उच्चता द्वारा निम्नलिखित को दिया गया आदेश है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। बहुलवाद विश्वास करते हैं कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाममात्र की संप्रभुता में, संपूर्ण संप्रभुता में। तो बहुलवादी जो है किसमें विश्वास करते हैं ये आपको बताना है 47 का। तो बहुलवादी जो है संप्रभुता को सीमित कर देना चाहते हैं, यानी कि संप्रभुता को एक जगह में असीमित नहीं मानते हैं। ठीक है, और ये विभाज्य मानते हैं, संप्रभुता को बांटा जा सकता है। तो ये नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं बहुलवादी, जबकि एकलवादी जो है संप्रभुता के केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, यानी कि उसको अविभाज्य मानते हैं और असीमित मानते हैं एकलवादी, जबकि बहुलवादी असीमित मानते हैं और उसके विभाजन में विश्वास करते हैं और नाम मात्र की संप्रभुता में भी विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर जनता में। तथ्यात्मक संप्रभुता की बात किया जा रहा है, किसमें निवास करती है? तो 48 का राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तथ्यात्मक यानी कि जनता संप्रभुता जनता में ही, भारतीय संविधान में संप्रभुता किसमें? जनता में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। संप्रभुता नागरिकों के जनन के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण या बंधन नहीं होता है। ये बंधन किसका है?
तो 49 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोधा का प्रसिद्ध कथन है, बोधा की प्रसिद्ध बुक है 6 बुक कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है, 6 बुक कंसर्निंग जस्टिस। और संप्रभुता की अवधारणा, संप्रभुता के जनक भी माने जाते हैं जीन बोधा, ठीक है। तो इन्होंने एक कोटेशन दिया था जिस पर नागरिकों या प्रजाजनों के ऊपर वह शक्ति है संप्रभुता जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, और जब संप्रभुता के जनक जीन बोधा माने जाते हैं। इनकी बुक का नाम है 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक, सॉरी जस्टिस नहीं है, मैं इसके पहले रिपब्लिक की जगह मैं जस्टिस कर दिया, इसके लिए सॉरी। तो फिर इस रिपब्लिक है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक है, जो इन्होंने 1576 में दिया था। तो देखिए संप्रभुता की बात की जाए तो संप्रभुता जो है सॉवरेंटी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सॉवरेंटी कहा जाता है। सॉवरेंटी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और एनस से, जो सुपर एनस, ठीक है, सुपर और एनस से, जिसका अर्थ होता है परम सत्ता, ठीक है, किसी लैटिन शब्द से बना है सुपर और एनस से। ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया कि किस शब्द से ये निकला है। तो संप्रभुता जो है इंग्लिश में बोला जाता है सॉवरेंटी, और सॉवरेंटी लैटिन शब्द के जो है सावर और सुपर और एनस से निकला है, जिसका अर्थ होता है परम सत्ता या सर्वोच्च सत्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। 51 स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। इसी तरह क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आते हैं, लास्की हैं, लॉक हैं, सीले हैं, जेएस मिल है। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये किसने कहा था, आपको 51 का बताना है। सीले ने कहा था, किसने कहा था, सीले ने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, किसने कहा, सीले द्वारा कहा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। रक्त संबंध समाज को, समाज राज्य को जन्म देता है, कथन किसका है, ये मैक्यावर का प्रसिद्ध ये कोटेशन है मैक्यावर का। मैक्यावर की एक बुक का नाम है मैन वर्सेज स्टेट, मैन वर्सेज स्टेट मैक्यावर की बुक का नाम है। राज्य बनाम मनुष्य, मैन वर्सेज स्टेट। 53 है, हम लोग देखते हैं, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। हीगल ने कहा, रूसो ने कहा, लॉक ने कहा, हॉब्स ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स ने कहा सबसे निकृष्ट राज जो है सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेटस, जिसमें शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है, प्रथम प्रयुक्त हुआ था। तो किस भाषा में हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। 54, तो 54 का आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ट्यूटोनिक, यानी कि ट्यूटोनिक शब्द से ही जो है स्टेट उत्पन्न हुआ है, जो कि स्टेटस जिससे शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, आप जो है साल पेपर में देख सकते हैं। तो ये हीगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 56, राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, मैकियावेली। मैंने आपको इसके पहले बताया था, अपनी प्रसिद्ध बुक द प्रिंस में इन्होंने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, जब मैं राष्ट्रपति राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है, मेटलैंड का है, कॉम्टे का है, वक्ल का है, ब्राइस का है। तो ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। तो 57 का आपको बताना है किसने ये कहा था, ठीक है। 57, चलिए जल्दी से आप बताइए। चलिए इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है, मेटलैंड ने कहा था, मेटलैंड ने कहा था। इन्होंने आलोचना करते हुए कहा, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद या दुख होता है। जबकि अरस्तु ने इस सर्वोच्च विज्ञान कहा था, जबकि अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा था। 58 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने की सराहनीय सिद्धांत दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय कार्य किया गया है या सिद्धांत दिया गया है। 58 का आपका राइट हो जाएगा, 58 का आपका राइट हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स।
जॉन राल्स ने ही स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर 9 है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप है, काल्पनिकतावाद है, दार्शनिकता पर बल है, या फिर तथ्यों के अध्ययन पर बल करता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो 59 का आपका डी हो जाएगा। यानी कि आपको पता होगा कि दार्शनिक जो होते हैं अमूर्त होते हैं, काल्पनिकता होती है, दार्शनिकता पर बल देते हैं, तो ये दार्शनिक लोग कहते हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो है इन्हीं पर बल देता था, बट तथ्यों के अध्ययन पर जो है आधुनिक राजनीति बल देता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य से तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? गार्नर का है, डिमॉक का है, गिलक्राइस्ट का है, सीले का। तो 60 का आपका राइट हो जाएगा डिमॉक। तो डिमॉक ने ही कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग। मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? मैकियावेली को निम्नलिखित में से किस नाम से इंगित किया जाए? युग का शिशु कहा जाता है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, या फिर उपरोक्त सभी कहा जाता है। तो आपको पता हो जाना है मैकियावेली को जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का शिशु कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिक विचारक भी माना जाता है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व भी। यानी कि इसका ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ऑप्शन डी राइट होने का मतलब उपयुक्त सभी। तो मैकियावेली ने ही जो है राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में इसे युग का शिशु भी कहा जाता है और राजनीतिक विचारक भी माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक विचारक का जनक भी इसे ही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या लाला लाजपत राय को अशांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो अशांति का अग्रदूत किसे माना जाता है ये आपको बताना है। 62 का आपका ए राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का अग्रदूत माना जाता है। किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 और लास्ट आपका 63 है। निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषता है? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, या हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, या अस्थायी है, या व्यक्तिगत है? अब देखिए रूसो की जनरल विल का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जनरल विल का मतलब है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा से क्या संबंधित है, क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये तो सही बात है। रूसो की जो सामान्य इच्छा थी आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति थी। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा, सबसे अच्छी यानी कि जन समुदाय की जो यानी कि सबका कल्याण करे वही सबसे अच्छी इच्छा मानी जाती थी। यह अस्थायी है, हाँ ये अस्थायी होती थी। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। यह व्यक्तिगत नहीं थी, ये व्यक्तिगत इच्छा नहीं मानते थे। ये आपको इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग 63 क्वेश्चन हम लोगों ने 1 आवर्स में कंप्लीट किए हैं। तो डियर ये सेशन आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करने का प्रयास जरूर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यानी कि जहाँ भी ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर करिए। बस मेरी फीस यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपने लगभग कितने क्वेश्चन सही किए। तो देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी में आने की पूरी संभावना बन रही है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, यानी कि इसका पार्ट 4 लेके, प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 लेके मिलेंगे। तो के लिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक